नाउन के और प्रोनाउन के केसेस होते हैं। जैसे नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसी नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और पॉजेसिव। केसेस ऑफ नाउन में चार हमारे पास केसेस होते हैं। चार तरीके से नाउन बेसिकली प्रयोग हो सकता है, वो ये कहना चाह रहा है केसेस ऑफ नाउन में का मतलब ये है। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है साहब, ठीक है। वोकेटिव केस का मतलब है कि भाई एक तरीके से किसी को वोकेट करना मतलब बोलने से ही है, एक तरीके से किसी का नाम पुकारना, है ना, किसी का नाम पुकारना बेसिकली वोकेटिव केस में आ सकता है। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा वोकेटिव केस के लिए। और एक होता है मेरा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब पॉजेसिव जो है पॉजेशन शब्द से बना है। पॉजेशन मतलब किससे, अधिकार से है। जनरली मैं आपको बताऊं तीनों केसेस में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव। एक एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा केसेस क्या है। जो सवाल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, पॉजिटिव केस से बनते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस की मैं बात करता हूँ, मैंने कहा राम लव्स, या मैं कहता हूँ अजय लव्स रितु। ठीक है, देखना, अजय वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, अजय सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, और रितु क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है साहब, देख लो, अजय नाउन है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। नाम क्या है, सब्जेक्ट बन गया, है ना, सब्जेक्टिव केस है। अजय कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। अगर मैं सेम सेंटेंस की बात करूं कि भाई इसी सेंटेंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं फिलहाल ये सेंटेंस भी बताना चाह रहा हूँ कि नाउन जो है वो क्या बन सकते हैं साहब, सब्जेक्ट बन सकते हैं। सेम सेंटेंस की बात करूँ, अगर मैं कहता हूँ यही सेंटेंस पे नीचे लिख लेता हूँ, अजय लव्स रितु, तो लव्स वर्ब है, अजय सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। रितु यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, रितु किसी व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, समझ रहे हो, प्रॉपर नाउन है। और दूसरी बात, रितु नाउन है, नाउन क्या बना है, ऑब्जेक्टिव बना है। तो ये कौन सा केस है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। सॉरी, नाउन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये नाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस कह दिया है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अब इसमें कुछ मतलब मुझे लगता नहीं समझने की कुछ बात है। इसमें पूछेगा भी क्या, ये थोड़ी पूछेगा सब्जेक्ट क्या है, और पूछ लेगा तो बता दो, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस है। वोकेटिव केस क्या होता है साहब, किसी के नाम का संबोधन करा गया। जैसे मैं कहता हूँ राम रन एज फास्ट एज यू कैन, मैंने कहा राम रन एज फास्ट एज यू कैन, उतना तेज दौड़ो जितना तेज तुम दौड़ सकते हो। तो राम का नाम रख के कॉमा लगा दिया आपने, देखो ध्यान से देखना, राम लिखा कॉमा लगाया, राम का नाम लिखा और कॉमा लगाया। इस बात का मतलब है राम अलग से पुकारा गया है, और रन एज फास्ट एज यू कैन अलग से है, समझ रहे हो। अगर किसी व्यक्ति का नाम पुकारा गया और उसके बाद कॉमा लग गया, तो ये जो राम है ना, ये कौन से केस में है, ये वोकेटिव केस में है। किसी के नाम का संबोधन किया गया है, राम के नाम का संबोधन करा, राम रन एज फास्ट एज यू कैन। ये मत सोचना कि ये रन का सब्जेक्ट है, बिल्कुल गलत बात है, ना ना ना, ना। यहाँ पर रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, समझ रहे हो। राम सब्जेक्ट नहीं है, राम केवल वोकेटिव केस में रखा है, उसके नाम का संबोधन किया गया, कॉमा लगा दिया। क्योंकि अगर राम सब्जेक्ट होता तो रन की जगह रंस आता, रन की जगह क्या आता, रंस आता, एक बात, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस है वो, ध्यान रखना। बाकी पॉजेसिव केस की बात करें, पॉजेसिव केस वो केस है जिसमें नाउन अधिकार दिखाने की बात करता है। जिसमें किसकी बात करते हैं, अधिकार दिखाने की। अधिकार दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। पॉजेसिव केस हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। अधिकार दिखाने की बात है, अगला पेपर मैंने पूरा पॉजेसिव केस के लिए बनाया, ध्यान से देखो। मैंने आपको सामने लिखा है कि पॉजेसिव केस के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, तीनों का हिंदी अर्थ निकलता है का की के से, का की के। अधिकार तो इससे दिखाओगे ना, मैंने कहा राम का पेन, इसका पेन, राम का पेन, सीता का पेन, गीता का पेन, ठीक है, किसी का भी पेन आप कह रहे हो। राम के जूते, ठीक है नहीं। और मैं कहता हूँ अरुण का पेन, है ना, या आप कह सकते हो कि भाई अरुण का फ़ोन, ठीक है, तरुण का हेलमेट। तो ये किसी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, का की के से ही अधिकार दिखाओगे, किसी भी चीज़ पर अधिकार दिखाना है। मैंने सारी चीज़ों के नाम ले लिए और मेरे सामने रखे थे, हेलमेट रखा था, हेलमेट का नाम ले लिया, फ़ोन रखा था, फ़ोन का नाम ले लिया, वही है। कोई भी चीज़ है, एक्स वाई जेड, कोई भी तुम्हारे पास सामान है, अगर तुम्हें उस पर अधिकार दिखाना है तो अधिकार दिखाने के लिए का की के ही कहना पड़ेगा कि भाई इस पर किसका अधिकार है। मैंने कहा पेन पर किसका अधिकार है, राम का, कि भाई ये पेन किसका है, राम का है ना। अब पेन पर राम का अधिकार है, पॉजेसिव केस है, पेन पर अधिकार किसका है, राम का। और पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, समझ रहे हो। पॉजेसिव केस जो है नाउन का क्या बनता है, कैसे बनता है, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनता है। और एक ऑप्शन हमारे पास ऑफ भी है। तो एक बात तो पक्की है कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि अधिकार दिखाने के लिए तीन चीजें मेरे पास हैं, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, ठीक है साहब। दूसरी बात, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, मुझे कहना राम का पेन, मैं इसको दो तरीके से कह सकता हूँ। एक तो राम का पेन, मैंने कहा राम्स पेन,
अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, अधिकार दिखाया राम का पेन। ठीक है साहब। चलो हिंदी क्या लिखूं, द पेन ऑफ राम, सेम बात है। द पेन ऑफ राम, किसका पेन? राम का पेन, सेम बात है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं दोनों में। ठीक है, दोनों से पोजीशन दिखाया, ऑफ से भी पोजीशन दिखाया गया, अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन दिखाया गया। तो एक बात तो पक्की है कि पोजीशन दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का, अपोस्ट्रोफी का और ऑफ का। अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या करोगे, है ना, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास साफ सीधी बात है, देखो ध्यान से देखो, मैंने लिख रखा है बेटे साफ साफ, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लिविंग नाउन्स के साथ आता है, नाउन्स, नाउन्स नहीं नाउन्स। अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आता है? विद लिविंग नाउन्स। कोई भी लिविंग नाउन है उसके साथ कोशिश करो कि अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। ठीक है, लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। जैसे राम है, तो राम के साथ पोजीशन दिखाने के लिए, राम लिविंग है ना, राम के साथ पोजीशन दिखाने के लिए किसका यूज़ करा? अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस का। अब तुम कहोगे सर पेन आया पहले, पेन के साथ पोजीशन दिखा रहे हो। अब हालांकि देखो कहने का तरीका है, एक तरीका तो ये भी हो सकता है, बहुत सी किताबें ऐसी भी कहती हैं और वो ठीक भी है, कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ऑफ आ जाता है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, ऑफ लिविंग हो नॉन लिविंग हो दोनों, ऑफ दोनों के लिए आ सकता है। लेकिन अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस जो है वो केवल लिविंग के लिए आता है। ठीक है नहीं। ये कहानी बहुत है समझने के लिए। क्या कहा मैंने? देखो मैंने बस इतनी बात कही, जो ऑफ है वो लिविंग के लिए लगा लो तो सही, नॉन लिविंग के लिए लगा लो तो सही। ऑफ तो कहीं भी आ जाएगा भाई, ऑफ को कहीं भी लगा लो, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे वहाँ लगाओ, ऑफ को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस केवल लिविंग नाउन्स के साथ आते हैं, ध्यान रखना। अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस केवल किसके साथ आएगा? लिविंग नाउन के साथ आएगा, वही लिखा है देखो। अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आता है? अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस लिविंग नाउन्स के साथ आता है, जो भी व्यक्ति जिंदा है, व्यक्ति के हिसाब से, है ना, किसी लिविंग पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। बाकी ऑफ कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन ही तो दिखाना है, ऑफ तो कहीं भी आ जाएगा, जहाँ तुम्हारी मर्जी करे वहाँ फिट कर लो। देखो यहाँ मैंने फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन लिविंग नाउन है तो भाई ऑफ तो आएगा जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। कहीं भी नॉन लिविंग नाउन की बात हुई है, उसके साथ तुम्हें पोजीशन दिखाना है तो फिर ऑफ से दिखाओगे। फिर एक सवाल उठता है ना, फिर एक सवाल उठता है कि अगर मैंने राम्स पेन लिखा है, अगर मैंने राम्स पेन लिखा है तो ये राम्स है क्या? ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या बनेगी इसकी? देखो दो चीज़ होती हैं। अगर मैं राम लिखता हूँ, नाउन है, ध्यान रखना, पेन लिखता हूँ, नाउन है, ध्यान रखना, दोनों नाउन है, समझ लो, पेन भी नाउन है, राम भी नाउन है। लेकिन मैंने अगर पेन पर राम का अधिकार दिखा दिया तो अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी लगा दी। जैसे ही आपने अपोस्ट्रोफी लगाई ना, पेन नाउन हो गया और अपोस्ट्रोफी लगते ही क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया ये? एडजेक्टिव बन गया। ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, पेन की क्वालिटी बता रहा है कि पेन की क्या क्वालिटी है। पेन की क्वालिटी है कि पेन किसका है? राम का है। एक क्वालिटी पेन की है ना। बाकी एडजेक्टिव से बेहतर है, एडजेक्टिव मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, एडजेक्टिव से बेहतर आप ये कहो कि ये क्या बन गया? डिटरमिनर बन गया। क्या बन गया ये? डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव जैसे होते हैं। डिटरमिनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं, ऐसे मान के चलो लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि ये वाली बात पहले भी। डिटरमिनर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो नाउन के साथ आते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए आते हैं। बाकी डिटरमिनर्स में और एडजेक्टिव में एक कॉमन अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो अकेला भी आ सकता है ना, अकेला इन द सेंस की हो सकता है उसके बाद में नाउन रखा ना हो। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ स्मार्ट, तो स्मार्ट एडजेक्टिव है, किसके लिए आया? ही के लिए आया, अकेला रखा है, इसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, है कि नहीं? स्मार्ट एडजेक्टिव है। लेकिन डिटरमिनर की एक खासियत होती है, अकेले नहीं चल पाते। डिटरमिनर के तुरंत बाद में क्या जरूर रखा होगा? नाउन जरूर रखा होगा। एक कॉमन डिफरेंस तो यही है। बाकी जब नाउन या प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने लगता है। एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी है? एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। तो यहाँ पर इतना ही है कि पेन की क्वालिटी बताने के लिए राम्स का यूज़ हुआ है, और एडजेक्टिव ना कह के ग्रामेटिकली मैंने इसको क्या कहता है? डिटरमिनर कह दिया, बस इतनी सी बात है। काम इसका एडजेक्टिव वाला है, तो मैं एडजेक्टिव ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डिटरमिनर बता रहा हूँ, कभी बच्चा को ये कहे जिसको पता हो कि सर ने तो एडजेक्टिव कह दिया, गलत है। जेन्युइनली वो डिटरमिनर ही है, जेन्युइनली वो क्या है? डिटरमिनर ही है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तुम ध्यान एडजेक्टिव रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आंसर आने से मतलब है। तो पॉजिटिव केस में इतनी बातें मैंने आपको बता दी कि भाई ऑफ है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ आएगा। अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस केवल लिविंग नाउन के साथ आएंगे, एक बात। दूसरी बात है, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाती है तो वो किसकी तरह काम करता है? डिटरमिनर की तरह काम करता है। डिटरमिनर नहीं कहना है तो मैं देसी भाषा में कहना है तो तुम क्या कह सकते हो? तो तुम एडजेक्टिव भी कह सकते हो साहब, एडजेक्टिव वाला काम करेगा, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक है साहब, एक बात। दूसरी बात दूसरी बात यह है बच्चे, अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस में क्या फ़र्क है? सवाल उठता है कि अपोस्ट्रोफी में और अपोस्ट्रोफी एस में क्या फ़र्क है। अगर
अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस दोनों आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही तो आएगा ना। मैंने आपसे क्या कहा, लिविंग नाउन्स के साथ या तो अपोस्ट्रोफी आता है या अपोस्ट्रोफी एस आता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, सवाल तो ये भी उठता है। देखो पहले मैं थोड़ी सी मुझे बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ा लिख के बताऊँगा। देखो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हमने जो बचपन से अब तक पढ़ा है, हमने बचपन से अब तक पढ़ा है कि भाई अगर सिंगुलर नाउन है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, और प्लूरल नाउन है, और अगर प्लूरल नाउन है तो केवल क्या लगा दो, अपोस्ट्रोफी लगा दो। सिंगुलर नाउन है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, प्लूरल नाउन है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाओ। समझ रहे हो, केवल इतना सुना है हमने बचपन से अब तक। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बॉय, मैंने कहा बॉय और स्कूल, तो अगर बॉय को साथ में रख रहे हो तो बॉय का मतलब फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, बॉय का मतलब फ़िलहाल यहाँ पे है लड़के से केवल एक लड़का है, और एक लड़का है तो बॉय के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसा जाएगा बॉयज़। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बॉयज़, एक से ज़्यादा बॉयज़ हो गए और मैंने यहाँ पे स्कूल लिख रखा है, एक से ज़्यादा बॉयज़ हो गए तो बोले सर केवल अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। भाई बचपन से तक तुम ये पढ़ते आ रहे हो ना, और होता भी है कि जनरली देखें तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि भाई सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसा आता है और प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी आता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ा दिया गया, जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ा दिया गया, लेकिन अब कंपटीशन की जगह से देखेंगे तो मुझे लगता है चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाती है ना। कंपटीशन में देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डेप्थ से पूछी जाती है बात। इस वाले कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा, लेकिन 100% नहीं चलेगा। हो सकता है कोई ऐसा वैसा एग्जाम्पल आ जाए तुम रिल जाओ कि सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी है, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी, बात तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस मिल जाएंगे तुम्हें। मैं तुम्हें एक बेस दे देता हूँ, एक आधार दे देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक सेकंड दो मुझे, मैं पेज ऐड करता हूँ जरा, मैं उस पर समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि नीचे जो है एग्जाम्पल्स दे दिए सीधे इन्होंने। आ जाओ जरा, देखो भाई मैंने पेज ऐड करा एक, सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल नाउन के साथ केवल अपोस्ट्रोफी। ये कॉन्सेप्ट गलत है। हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी नाउन है ना, अगर उस नाउन को बोलने पे हिसिंग साउंड आ रहा है, अगर उस नाउन को बोलने पे हिसिंग साउंड आ रहा है, केवल अपोस्ट्रोफी आएगी, है ना। हिसिंग साउंड आ रहा है, अगर उस नाउन को पढ़ने पर हिसिंग साउंड का यूज़ नहीं हो रहा, समझ रहे हो, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। इतनी सी बात है जो ध्यान रखने की है। अब हिसिंग साउंड क्या होता है भाई, सांप की आवाज़ होती है, निकाल के देख लेना सब धीरे 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 जैसे स वाली आवाज़ होती है ना, सांप कैसे करता है ना, तो वो जो आवाज़ है, मतलब अगर शब्द को बोलने पे, शब्द को पढ़ने पे से वाला साउंड आता है लास्ट में, बहुत सारे से वाला साउंड आता है ना, तो उस सिचुएशन में अगर बहुत सारे से वाला साउंड आता है, उस सिचुएशन में ध्यान रखो क्या, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अगर हिसिंग साउंड नहीं आया तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। अब तुम कहोगे सर थोड़ा एग्जांपल दो, हमें तो बात पल्ले पड़ नहीं रही। बिल्कुल बिना एग्जांपल के कहाँ क्लियर होगा यार। एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जैसे आपने कहा बॉय है ना, बॉय है तो बॉय के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, क्योंकि बॉय को बोलने पे कोई हिसिंग साउंड नहीं है, और साथ में अपना कोई भी नाउन रख दो, है ना। ठीक है, अब देखो इसके आगे आर्टिकल वगैरह जनरली कुछ ना कुछ अपना यूज़ करना पड़ेगा, उस चीज़ को ध्यान में देखना। मैं केवल नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी सिखा रहा हूँ, ठीक है, कभी तुम इसको मिस्टेक लेके चलो। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ बॉय, बॉयज़, ठीक है, बॉय का बॉयज़ कर दिया, बॉयज़ को पढ़ के देखो अब, बॉयज़ बॉयज़, लास्ट में से की आवाज़ आ रही है ना, यही तो हिसिंग साउंड है। और अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो केवल क्या आएगी, केवल अपोस्ट्रोफी आएगी, है ना। ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात तो हमने ऊपर पढ़ी थी, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, हमने यहाँ ये तो पढ़ा था कि भाई सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी आता है, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी आता है। तुमने ये बात बताई कि सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी है, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी, एक ही तो बात है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा जब मैं हिसिंग साउंड वाले कुछ ऐसे शब्द लूँगा जो सिंगुलर, जैसे मैंने कहा रमेश, मैंने कहा रमेश और बैग, मैंने कहा सुरेश और बैग। अब ऐसे में क्या करोगे बताओ ज़रा सोच के देखो। मैंने रमेश सुरेश बोल दिया, है ना, गणेश ले लो, रमेश है, सुरेश है, गणेश है, इन सब के लास्ट में से वाली साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड सबके लास्ट में आ रही है। सुरेश, रमेश, गणेश, सबके लास्ट में श श श श श आया, और सबके लास्ट में श वाली साउंड आई है।
जिसके लास्ट में से वाली साउंड आती है वो हिसिंग साउंड होती है, और जब जब हिसिंग साउंड होती है तो केवल अपॉस्ट्रोफी आता है। केवल क्या आता है? केवल अपॉस्ट्रोफी आता है बच्चे। अब देखो, रमेश सिंगुलर है, सुरेश सिंगुलर है, गणेश सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद भी अपॉस्ट्रोफी आया है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ का तो तुम्हें बड़ा जरूरी ध्यान रखना है कि अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है साहब, एक बात रही है, बाकी तुम और थोड़ा एग्जाम्पल लोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले नियम को अगर मैं ऊपर वाले लाइन में इंप्लीमेंट करूँ यहाँ, तो इस वाले नियम को ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो पता है क्या, जनरली जब प्लूरल बनाते हैं ना तो उसके लास्ट में एस लग जाता है। जब जनरली प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में क्या लग जाता है? एस लग जाता है। और जब प्लूरल के लास्ट में एस लगेगा तो किसी भी शब्द के लास्ट में एस लगाओगे तो हिसिंग साउंड तो खुद बन जाएगा। सोच के देखो ना, बॉय का बॉयज करा तुमने, बॉय हिसिंग साउंड थोड़ी था, तभी तो अपॉस्ट्रोफी एस आया। लेकिन अगर बॉय का मैं पहले से ही बॉयज कर दूं, पहले से क्या कर दूं? बॉयज कर दूं, पहले से बॉयज कर दिया तो सीधी सीधी बात है, अब तो हिसिंग साउंड आ ही रहा है ना, बॉयज एस लगा हुआ है ना, तो एस लगने से हिसिंग साउंड तो खुद ही जुड़ गया, और हिसिंग साउंड खुद से जुड़ गया तो अब तो कोई कॉन्टेक्स्ट वाली बात ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि हिसिंग साउंड है, तो केवल अपॉस्ट्रोफी क्या आएगा? एस आएगा। तो इस रोल को तुम पुराने वाले में भी जोड़ सकते हो, मुझे लगता है एक ही बात है, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है साहब, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ अपॉस्ट्रोफी एस वाली बातें नीचे हुई हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास 7 8 9, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। देखो कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं इस बात के। क्या है? कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस है। मैंने आपसे क्या कहा कि नॉन लिविंग के साथ क्या नहीं आता? अगर नाउन नॉन लिविंग है, मैंने आपसे कहा कि अगर नाउन क्या है? नॉन लिविंग है, तो उसके साथ क्या आता है? नॉन लिविंग के साथ किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑफ का यूज़ करते हैं, सही है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके साथ, कुछ नॉन लिविंग नाउन ऐसे भी हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ क्या माना जाता है? सही माना जाता है। ये जितने भी नाउन दे रखे हैं इन सब के साथ अपॉस्ट्रोफी एस ठीक है ना। एक्सेप्शन में मैंने क्या दिखाया कि कुछ नॉन लिविंग नाउन मेरे पास हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। पहले मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद इसका रीज़न दूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे कोई प्लेस है, जनरली प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया है तो नॉन लिविंग ना, इंडिया है तो नॉन लिविंग ही। मैं आपसे कहूँ इंडिया है, इंडिया नॉन लिविंग है, लिविंग थोड़ी है यार, किसी जगह का नाम है ना, प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम तो नॉन लिविंग होता है लेकिन फिर भी इसके तरह अपॉस्ट्रोफी एस क्या मानते हैं? सही मानते हैं। प्लेस, टाइम है ना, क्या टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम की आप बात कर रहे हो, टाइम को लिविंग मतलब टाइम को नॉन लिविंग होता है, लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी ठीक होती है। बहुत से ईडियम्स आप यूज़ करते हो, है ना, ईडियम्स बहुत से यूज़ करते हो आप, तो उस सिचुएशन में ईडियम्स के साथ भी, ईडियम्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगी होती है, कहीं लगा है तो उसको ठीक मानते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो आसमान में हमारे घूम रहे हैं ना, ये बहुत सारे मतलब जैसे आकाश में चंद्रमा है, सूरज है, अपना बहुत पृथ्वी है ना, जुपिटर वगैरह हैं, जितने भी ग्रह घूम रहे हैं सब, इन सबको इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी आप इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हो। मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक बनाए गए हैं, उन सबको भी क्या कह सकते हो आप उन सब के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रॉफी आ सकता है। करेंसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है ना। वजन की आप बात कर रहे हो, वेट की बात कर रहे हो, अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है। डिस्टेंस की बात कर रहे हो, अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है, सब के साथ। इन सब के पीछे एक कॉमन रीज़न है, पर्सोनिफिकेशन। समझ रहे हो? इन सब के पीछे क्या है? कॉमन रीज़न है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। जैसे कई बार कैसा होता है पता है क्या, जब कोई ऐसी चीज़ जो हम लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगी, कोई चीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा पर्सनली जुड़ जाएगी, तो उस सिचुएशन में कई बार नॉन लिविंग को भी हम लिविंग मान लेते हैं। जैसे मैं आप कहता हूँ इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, अब तुम सोच के बताओ इंडिया की पॉपुलेशन होगी, इंडिया तो एक ही है, इंडिया की क्या पॉपुलेशन? इंडिया के लोगों की पॉपुलेशन। लेकिन इंडिया इतना क्लोज है, उस इंडिया इतना कॉमन टर्म है, इतना क्लोज टर्म है हमारे लिए, भारत हमारा देश, तो उसमें भारत की पॉपुलेशन, भारत के लोगों की पॉपुलेशन, दोनों बातें सेम ही मान ली। जेन्युइनली तो टर्म होना चाहिए भारत के लोगों की जनसंख्या, लेकिन यहां पर लिखा इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की जनसंख्या। अब इंडिया की जनसंख्या मतलब इंडिया के लोगों की जनसंख्या, है ना। तो हमने पर्सोनिफाई कर लिया। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, जब हम नॉन लिविंग चीज को लिविंग मान लेते हैं। जब हम नॉन लिविंग चीज को क्या मान लेते हैं? लिविंग मान लेते हैं। उस सिचुएशन को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। और यहां पर प्लेस को, इंडिया को मानवीकरण किया गया है, नॉन लिविंग से क्या माना है? लिविंग माना है। और इसी वजह से इंडिया के साथ क्या आ गया है? अपॉस्ट्रोफी एस आ गया। तो इंडियाज पॉपुलेशन, यहाँ पर जनरली जो मीनिंग निकल रहा है इंडियाज पीपल्स पॉपुलेशन, है ना। हालांकि 2 अपॉस्ट्रोफी गलत होते हैं, तो इंडिया के लोगों की जनसंख्या, इंडिया के लोगों की जनसंख्या, ये निकल रहा है मीनिंग। बाकी टाइम की बात करें तो दिवाली टाइम जैसे है ना, टाइम जैसे है, टाइम भी, समय भी मानवीकरण है। समय के साथ भी एक एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं, वो भी उसका रीजन भी क्या है? मानवीकरण है। आपने पर्सोनिफाई करा है। दिवालीज ओकेशन क्या है? दिवालीज ओकेशन। देखो टाइम ऐसी चीज़ है जो पर्सोनिफाई करा ही जाता है। जैसे आपने मुझसे पूछा, बोले सर क्या करूं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, बड़ा दिक्कत है, और आप मुझसे कह रहे हो सर टाइम बड़ा खराब चल रहा है। अब तुम सोच के देखो, तुम कह रहे हो टाइम बड़ा खराब चल रहा है, तुमने पर्सोनिफाई तो करा, टाइम खराब चल रहा है। टाइम कहाँ चल रहा है? तुम चल रहे हो भाई, तुम खराब चल रहे हो। टाइम तो अपनी जगह है, टाइम खराब, सर बहुत टाइम खराब चल रहा है, क्या बताऊं, मेरा तो मामला बड़ा खराब है, मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। ये पर्सोनिफाई तो करा आपने। आपने कहा कि टाइम खराब चल रहा है, नॉन लिविंग टाइम को लिविंग मान लिया।
तो टाइम को भी क्या कर सकते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। और पर्सोनिफाई करने के चक्कर में अगर कोई टाइम के साथ अपोस्ट्रोफी लगाए तो उसको लिविंग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईडियम्स होते हैं, देखो ईडियम्स जो होते हैं ना, ईडियम्स का होता है कि ईडियम्स का अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ईडियम्स का अपना कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 9 2 11 होना, हिंदी में बात कर रहा हूँ फिलहाल समझाने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ 9 2 11 होना, बोले 9 और 2 11 होना, मैं आपसे कहूँ 9 2 11 होना, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे 9 2 11 होने का, कि 9 + 2 = 11, सोच के देखो। ये 9 2 11 होने का मतलब निकालेंगे भाग जाना, कॉन्टेक्स्ट देखो ना कि 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना, मुहावरा है, ईडियम है। तो ईडियम की अगर मैं बात करूं तो ईडियम्स का अपना कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता, और जिस चीज़ का वास्तविक अर्थ नहीं है उसके साथ कहीं भी अपोस्ट्रोफी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडियम्स के साथ अपोस्ट्रोफी क्या होता है, सही होता है। सेलेस्टियल बॉडीज वही सेम है टाइम जैसा। आप जैसे मेरे से कहने लगो सर टाइम खराब चल रहा है, मैंने कहा हाँ यार सही बात है, टाइम तेरा खराब चल रहा है, तू जो है ध्यान रख, पढ़ाई कर, अच्छे से हो जाएगा सिलेक्शन। तो एक बच्चा और है ना, जो थोड़ा इसमें मानता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह मानता है वगैरह, सर मेरे तो बड़े ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरा जो शनि है वो तो बिल्कुल जगह पे है ही नहीं, उसने तो बड़ा मामला खराब कर रखा है। और मैंने कहा क्या कर रखा है, बोले सर शनि जो है ठीक नहीं बैठा हुआ है, गलत कक्षा में बैठा है, और इस चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। कुछ होता है ना बच्चे ऐसे वाले, अरे सर मेरी रेखा बता रही है अगले साल नौकरी लग जाएगी, है ना, तो मेरे ग्रह बता रहे हैं अगले साल नौकरी लग जाएगी, ऐसा आप कह रहे हो। तो आप ग्रह बताने वाले कौन है, ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, चक्कर लगा रहे हैं दाएं बाएं, उनका क्या लेना देना इस बात से। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की आप बात कर रहे हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ को पर्सोनिफाई करा जाता है ना। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हम उनको बहुत पहले से पर्सोनिफाई करते हैं, मानते आए हैं। वो नॉन लिविंग है लेकिन हम उसको लिविंग मानते हुए आए हैं, नॉन लिविंग चीज़ को क्या मानते हैं, लिविंग मानते हुए आए हैं। और यही कारण है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी पर्सोनिफाई किया जाता है, द सन्स रेज, द मून्स प्रेजेंस, ठीक है। तो बस यही है, आप इन सभी को ध्यान रखो। प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ईडियम हो गया, सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, करेंसी हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सभी के सभी शब्द पर्सोनिफाई करे जाते हैं। एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, किताबें खोलोगे तो तुम्हें और एग्जाम्पल्स मिलेंगे खूब सारे, है ना। किताबें खोलोगे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन मैं जनरली आपसे बता रहा हूँ जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, मैं जनरली बता रहा हूँ जरूरत नहीं, आप इतना ध्यान रखो बस यही बहुत है। सॉरी, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ईडियम्स हो गए, सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, करेंसी हो गए, वेट हो गया और डिस्टेंस हो गया। ये बेसिकली 8 चीज़ें मैंने बताई हैं। और इनके पीछे क्या रीज़न है, इनके पीछे रीज़न है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इंडियाज पॉपुलेशन, दिवालीज ओकेशन, 2 days लीव, 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी, एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, दोनों ईडियम है ना, दोनों क्या है, ईडियम्स है। सेलेस्टियल बॉडीज, सन्स रे, सूरज की किरण, मून्स प्रेजेंस, चंद्रमा की उपस्थिति, है ना। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट मतलब कोई स्मारक जो होते हैं। रेड फोर्ट्स ग्लोरी, ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि होता है, रेड फोर्ट्स ग्लोरी मतलब रेड फोर्ट की प्रसिद्धि। ताजमहल ब्यूटी, ताजमहल की सुंदरता, ठीक है। करेंसी, आ रुपीज़ वर्थ, 1 रुपये की कीमत है उसकी, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। अब पर्सोनिफिकेशन ये फॉर गॉड सेक जो है भगवान के लिए। अब देखो, अब तुम कहते हो कि सर भगवान के लिए कुछ तो छोड़ दो, है ना, भगवान के लिए कुछ तो छोड़ दो, जैसे कि मेहनत करवा रहा हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ खूब खूब पढ़ाई करो। किसी दिन मैंने माना आपकी 8-10 घंटे क्लास ले ली, ऐसा माना, एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब आप लास्ट में कहो सर भगवान के लिए हमें छोड़ दो। आप जैसे आप बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते कि यार अब नहीं हो पाएगा सर, आप 8-10 घंटे का लेक्चर हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पर आप मुझसे कहो सर भगवान के लिए हमें छोड़ दो। अब लेकिन जनरली बात देखो, भगवान के लिए क्या छोड़ना है, तुम बचना तो खुद ही चाह रहे हो ना इस बात से कि भाई अब बहुत घंटे की क्लास हो गई, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम जाना चाहते हैं। लेकिन आप उस बात को बदल के कैसे कह रहे हो कि सर भगवान के लिए हमें छोड़ दो। भगवान के लिए क्या छोड़ दो, भगवान तुमसे थोड़ी कहेगा कि भाई, भगवान जी तुमसे थोड़ी कहेंगे कि भाई आके तुम अपना उनकी मदद कर दो किसी काम में। तुम खुद का रिलैक्स चाह रहे हो लेकिन कह रहे हो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो वो पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। भगवान को आपने अपना लिविंग मान के जो है बेसिकली पर्सोनिफाई करा, फॉर गॉड से, भगवान के लिए झूठ बोल रहे हो। जैसे आप कहते हो कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आया, अब मुझे बता कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, अरे ऑर्डर करता है जज, समझ रहे हो, ऑर्डर कौन करता है, जज। लेकिन जैसे तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है कोई, भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई केस चले, लेकिन जस्ट आई थिंक कि तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है ना, कि तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर केस वेस चल रहे हैं और ऑर्डर आया कोई कोर्ट से, तो मुझे सर कोर्ट से ऑर्डर आया, मेरे ऊपर मेरे घर वाले, मेरे कोई व्यक्ति है मेरा जानता है, उसके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट से ऑर्डर आया। तो जनरली ऑर्डर कोर्ट से नहीं, जनरली ऑर्डर जज ने भेजा है, हमें समझ रहे हो नहीं, ऑर्डर जो करा है वो किसने करा है, जज ने करा है, कोर्ट ने थोड़ी करा है। कोर्ट का ऑर्डर है नहीं, जज का ऑर्डर है, करने वाला कौन है, जज है। लेकिन आपने कोर्ट को पर्सोनिफाई कर लिया, वो आपकी लाइफ से इतना कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, कोर्ट में आना जाना, चक्कर काटते काटते आप थक गए हैं, आपने उसको नॉन लिविंग को क्या मान लिया, लिविंग मान लिया। इसलिए कोर्ट्स ऑर्डर जो है बिल्कुल ठीक है, आपने पर्सोनिफाई करा है उसको, है ना। नेचर्स कॉल, नेचर को क्या करा गया, पर्सोनिफाई करा गया। वेट है 5 किलोग्राम वेट, 5 किलोग्राम है, ठीक है नहीं, 5 किलोग्राम वेट को भी वेट के साथ भी क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। डिस्टेंस है
1 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी से लगा सकते हैं। मेरे साथ बोलना, प्लेस, टाइम, ईडियम, सेलेस्टियल बॉडीज, मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, वेट और डिस्टेंस, और इनके पीछे रीजन है पर्सोनिफिकेशन। टोटल 9 चीजें हैं, ध्यान रखना। प्लेस, टाइम, ईडियम, सेलेस्टियल बॉडीज, मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, डिस्टेंस और वेट, और इसके पीछे रीजन है पर्सोनिफिकेशन। टोटल 9 चीजें मैंने आपको बताई, 9 की 9 ध्यान रखना, 9 की 9 ध्यान रखो, कोई गलती नहीं होगी, बस इतना ही है पर इसमें पॉजिटिव केस में। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको, काम काम के जरा एक बार एग्जांपल्स 2-4 देख लो, क्योंकि एग्जांपल्स देखोगे तो ही मजा आएगा, तभी तुम्हें थोड़ी चीज़ें क्लियर होके आएंगी। देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। 9 एग्जाम्पल है, 9 एग्जाम्पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। पहला, ही हैज़ अप्लाइड फॉर 3 days लीव, उसने अप्लाई करा है 3 दिनों की छुट्टी के लिए। देखो एक बात तो पक्की है, पूछो क्या, अगर 3 है तो डे है या डेज है, बताओ पहले तो। अगर किसी ने 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई करा तो 3 days लीव है ना, तो 3 दिन की छुट्टी कैसे लिखोगे, सोच के बताओ ना। 3 दिन की छुट्टी कैसे लिखी जाएगी। हालांकि पता है क्या, वैसे ये दोनों ठीक है अगर ईमानदारी से बताऊं तो। देखो रुको, मैं बताता हूँ, रुको। ही हैज़ अप्लाइड फॉर 3 days लीव, पहले तो कॉमन कॉन्सेप्ट समझो कि 3, अगर 3 है तो 3 डे होगा या 3 days होगा, पहले बताओ। 3 days होगा है ना। अगर अपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए रहे तो आप कहो 3 days, ठीक है। अब 3 days हो गया, 3 दिनों की छुट्टी। अगर लीव लिख रहे हो, छुट्टी लिख रहे हो, छुट्टी नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव चाहिए तो डेज लिखा है, डेज हिसिंग साउंड आया है, केवल क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। पहला तरीका हो सकता है इसको लिखने का 3 days लीव, ठीक है, क्या 3 days लीव। एक तरीका और भी हो सकता है चाहो तो 3 day लीव, ये भी ठीक है, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे सर 3 के साथ डे आ गया, भाई इस बारे में चर्चा करूंगा आगे, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, मैं इसलिए रुक गया था अभी, मैं पीछे ना मेरी लैंग्वेज दाएं बाएं हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी बता दूं या अब तुम समझ भी पाओगे नहीं समझ पाओगे। 3 day लीव, ये भी ठीक है, समझ रहे हो, ये भी ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। फिलहाल तुम इतना ध्यान रखो, 3 के साथ डेज आएगा, 3 के साथ डेज आएगा तो डेज हो गया हिसिंग साउंड वाला, केवल अपोस्ट्रोफी आएगी, बस इतना काम है। दे हैव रिसीव्ड मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स, उन्होंने रिसीव करी है मैनी, मैनी माने बहुत सारे है ना, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जब तुम लिख रहे हो तो स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, सोच के बताओ। मैनी स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, और की लगाना है तो स्टूडेंट्स में तो पहले से हिसिंग साउंड है, तो क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेन, आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस बट इट वॉज क्लोज्ड। सेंटेंस नंबर 3, मैंने कहा आई विजिटेड राम एंड सीता हाउस, कि मैंने राम और सीता के घर को विजिट करा बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वो बंद था। देखो पहली बात तो आपने इट कहा है, इट का मतलब घर की संख्या 1 होगी, क्योंकि इट सिंगुलर होता है, इट का प्लूरल दे होता है। इट कहने का मतलब है घर की संख्या कितनी है, साहब घर की संख्या 1 है। अगर घर की संख्या 1 है, इस बात का मतलब राम और सीता का घर एक ही होगा। आप कह रहे हो आई विजिटेड राम एंड सीता हाउस, राम और सीता के घर मैंने विजिट कराया और वो बंद था, घर बंद था, मैंने माना ही कहा, आपने कहा। अब तुम सोच के देखो, घर बंद है लेकिन आपने इट लिखा, इट का मतलब घर 1 होगा। अगर घर 1 होगा तो अपोस्ट्रोफी भी 1 के साथ ही आएगा, समझ रहे हो, दोनों के साथ लगा दोगे मतलब मीनिंग बदल गया। दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का मतलब है आपने दोनों का घर अलग अलग विजिट करा। ये चीज सब्जेक्ट वर्ग में बताई थी मैंने, राम एंड सीताज हाउस दोनों को मिला के अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब दोनों का घर कितना ही है, 1 है। और अगर घर 1 है इसलिए इट का प्रयोग गलत है, सही है, इट का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है, कोई गलती नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए मान लेता, यहाँ पे लिखा होता राम्स एंड सीताज हाउस, यहाँ पर क्या लिखा होता, राम्स एंड सीताज हाउस, तो यहाँ पर इट की जगह क्या करना पड़ता, तुम्हें दे करना पड़ता, क्योंकि आई विजिट राम्स हाउस एंड सीताज हाउस, तुमने 2 घर विजिट करे बट दे वर क्लोज, लेकिन वो बंद थे, आप ये कहना चाह रहे हो। दे मतलब एक राम का घर और एक सीता का घर, लेकिन अपोस्ट्रोफी केवल 1 के साथ लगी है। केवल 1 के साथ अपोस्ट्रोफी लगने का मतलब है दोनों का घर 1 ही है, और दोनों का घर 1 है तो इट का प्रयोग बिल्कुल सही है, और इट सिंगुलर है तो इट के साथ वॉज का प्रयोग भी क्या है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 3 में कोई गलती नहीं है, बात बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट देखो, राम एंड सीता हाउसेज आर इन द सेम कॉलोनी, राम और सीता के जो घर हैं वो सेम कॉलोनी में है, राम एंड सीताज हाउसेज। अब देखो एक बात तो ये है कि राम और सीता के अगर घर हैं तो पहली बात तो ये है कि ऐसा हो सकता है, एक तो राम का घर हो और सीता घर हो, पहली बात तो हाउसेस तुमने कह दिया, ठीक है, नहीं चलो हाउसेस ना भी होता तुम्हारे लिए और इजी करता हूँ। अब बताना जरा देख के, राम एंड सीताज हाउस इन द सेम कॉलोनी, राम का और सीता के घर जो है वो सेम कॉलोनी में है। अब तुम ये कहना चाह रहे हो, अब देख एक बात बताना, अगर तुम कह रहे हो सेम कॉलोनी में है, अगर कोई चीज सेम कॉलोनी में है इसका मतलब वो 1 है या 2 होंगी, सोच के देखो, सोच के बताओ 1 होगी या 2 होगी। मैंने कहा राम और सीता, बोले वो तो सेम कॉलोनी में रहते हैं, इसका मतलब अगर वो साथ ही रह रहे होते तो सेम कॉलोनी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं उठता ना।
अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सेम कॉलोनी में है, इसका मतलब तो अंडरस्टूड सी बात है कि यार वो एक साथ रह, मतलब अलग अलग घर में रह रहे हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं। अगर एक ही घर में रह रहे होते तो सेम कॉलोनी वाली तो बात ही नहीं उठती कि वो सेम कॉलोनी में रहते हैं, वो सेम घर में रहते हैं यार। ठीक है, नहीं आप कह रहे हो राम और सीता का घर जो है वो सेम कॉलोनी, इसका मतलब घर एक नहीं है, दो घर है उनके, समझ रहे हो, अलग अलग घर है, राम का घर अलग है, सीता का घर अलग है। और अगर दोनों का घर अलग है तो आर बिल्कुल ठीक है बेटे, आप कहोगे राम्स हाउस एंड सीताज हाउस आर इन द सेम कॉलोनी। बाकी आर क्यों आया, क्योंकि एक घर राम का है और एक घर सीता का है, दोनों व्यक्ति अलग अलग घर में रहते हैं और सेम कॉलोनी में रहते हैं, आप इतना कहना चाह रहे हो। और अलग अलग के चक्कर में राम के साथ सीता के साथ जो है दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करा और आर का यूज़ करा। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट को देख कर राइट ही ठीक करोगे, जरूरी थोड़ी है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, आर इन द सेम कॉलोनी का कॉन्टेक्स्ट, आर इन द सेम कॉलोनी का मतलब ही ऐसा निकल रहा है, कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा निकल रहा है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि दोनों के घर अलग अलग है। और दोनों के घर अलग अलग हैं तो ये मत सोचना कि राम के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाता तो यहाँ पर इस कर दूं, ना 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 ना, राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और आर बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, क्योंकि उसका मीनिंग ही ऐसा है कि मीनिंग को पढ़ के पता चल रहा है कि दोनों के घर अलग अलग हैं, तभी मुझे राम के साथ अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ी, अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 नंबर 6 नंबर बहुत शानदार, एक बार जरा अटेम्प्ट करो, देखना जरा कौन सा ठीक है कौन सा सही है, मतलब कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, मैं कह रहा हूँ कौन सा ठीक है कौन सा सही, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, एक बार चेक करना। इंडिया एंड पाकिस्तान पीपल, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के लोग और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, बताओ जरा क्या लगता है। इंडिया एंड पाकिस्तान पीपल, एक बात बताना, इंडिया के और पाकिस्तान के लोग एक हो सकते हैं? भाई कुछ भी हो जाए दोनों एक नहीं हो सकते यार, समझ रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक नहीं हो सकते। ये जो पीपल कॉमन ले रखा है, अगर तुमने केवल एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा रखी है, इस बात का क्या मतलब है, एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाने का मतलब है दोनों में अपॉस्ट्रोफी कॉमन ली गई है। इंडिया एंड पाकिस्तान पीपल में अगर केवल एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगी है, इसका मतलब उन लोगों की बात चल रही है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हैं। क्या ऐसा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग हो जाएं? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इंडिया पाकिस्तान के लोग सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन है भाई, इंडिया के लोग पाकिस्तान के नहीं हो सकते, पाकिस्तान के लोग इंडिया के नहीं हो सकते, यहाँ बिल्कुल मतलब एकदम कट्टर दुश्मनी वाली बात है, दोनों अलग अलग लोग होंगे। और अगर दोनों लोग अलग अलग होंगे तो एक बात पक्की है कि अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, इंडियाज एंड पाकिस्तान पीपल, मतलब इंडियाज पीपल एंड पाकिस्तान पीपल। आगे सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है मुझे, कॉन्टेक्स्ट ही सेंटेंस का साफ है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग सेम तो नहीं हो सकते, और सेम नहीं हो सकते तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा। अब सेंटेंस क्या है, ठीक है 5वां नंबर, आगे जो भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है। 6 नंबर देखना, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। 7 नंबर, क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो सकता है? यार दोनों का कॉमन बॉर्डर तो हो सकता है, सोच के देखो, हमारा अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूं, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये किसके साथ ही है, पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान है, ये अपना इधर इंडिया है, ये जो बॉर्डर है क्या ये दोनों का कॉमन बॉर्डर नहीं है, ये पाकिस्तान का भी इंडिया की कॉमन बॉर्डर है ना, तो मैं कहूँ इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। अगर बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर क्या इंडिया और पाकिस्तान का कॉमन हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है यार कॉमन बॉर्डर, मतलब एक तरफ ये जो बॉर्डर लाइन है ये तो दोनों की है ना, कि भाई इधर की तरफ इंडिया है इधर की तरफ पाकिस्तान है कि नहीं, तो बॉर्डर कॉमन हो सकता है, लेकिन लोग कॉमन हो सकते हैं, लोग कॉमन नहीं हो सकते, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा, बॉर्डर के मामले में एक साथ लगा लो कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ना 7 नंबर, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स, मैंने कहा इंडियाज एंड पाकिस्तान दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी अलग लगाया और लिखा बॉर्डर्स, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर। अब बताओ सही है गलत है, सोचो दिमाग लगाओ, क्या कहना चाह रहा होगे, आगे सेंटेंस क्या है इस बात को छोड़ो, आंसर सोच के बताओ। जानदार क्वेश्चन है 6-7 दोनों भाई, डिफ्रेंशिएट करने मजा आ जाएगा तुम्हें, बताओ जरा। भाई इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर अगर तुमने लिखा है ना, ये भी ठीक है, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी भी ठीक है और बॉर्डर का बॉर्डर्स भी ठीक है। अरे हम केवल पाकिस्तान की बॉर्डर बनाते हैं क्या, इसके अलावा भी तो बहुत सारे देश हैं, अफगानिस्तान के साथ बना रहे हैं, नेपाल के साथ बना रहे हैं, भूटान के साथ बना रहे हैं, चाइना के साथ बना रहे हैं, समझ रहे हो, दुनिया भर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं इंडियाज एंड पाकिस्तान बॉर्डर, जब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका, इंडियाज बॉर्डर्स, इंडिया के बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स और पाकिस्तान के बॉर्डर, लेकिन दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगने का मतलब है कॉमन बॉर्डर्स की बात नहीं चल रही है। इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं बहुत सारे अन्य कंट्रियों से, उनके साथ चल रही है बात, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं बहुत सारे और किसी कंट्री से, उनकी बात चल रही है। ठीक है नहीं, और ये बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग अलग है भले से, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ग्रामेटिकल इसमें कोई बेसिकली गलती नहीं है। 8 नंबर देखो, राम नोज ओनली माई नेम एंड नोबडी एल्सेस, कि राम केवल मेरा नाम जानता है और किसी का नाम नहीं जानता। कितनी अच्छी बात है कि राम केवल मेरा नाम जानता है यहाँ पे और किसी का नाम नहीं जानता, और इट इज़ एवरीवन्स पार्टी। 8 नंबर 9 नंबर ध्यान रखना, देखो ये जो हमारे पास समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समझ रहे हो, और समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, ये जो बडी और वन वाले होते हैं ये लिविंग के लिए आते हैं, ठीक है, जो वन वाले होते हैं
और जो बडी वाले होते हैं लिविंग के लिए आते हैं, समबडी एवरीबडी है ना, ये जो बडी वाले होते हैं लिविंग के लिए आते हैं, और वन वाले जो होते हैं लिविंग के लिए आते हैं। अगर ये कहीं तुम्हें मिल जाए है ना, तो तुम्हें पता है व्यक्ति के लिए आया है और व्यक्ति होता है लिविंग, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता हूँ आंख बंद करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे लिखा इट इज एवरीवन्स पार्टी, ये सबकी पार्टी है। एवरीवन जो है देखो है ना, एवरीवन क्या है, लिविंग है, और एवरीवन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कई बार इनके साथ एल्स लगा देता है, एवरीवन एल्स ना, नोबडी एल्स, मेरे अलावा किसी का नहीं। एल्स मतलब एक्सक्लूड करने के लिए आता है, एल्स किसके लिए आता है, एक्सक्लूड करने के लिए। राम नोज ओनली माई नेम, अगर आप लिखते हो एंड नोबडीज, और किसी का नहीं जानता, तो किसी का मतलब है कि तुम्हारा भी नहीं जानता। राम नो, अगर मैं इतना लिखता तो राम नोज ओनली माई नेम एंड नोबडीज, राम केवल मेरा नाम जानता और किसी का नहीं जानता। किसी का नहीं जानता का मतलब देखो, नोबडीज के साथ, नोबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी लगने का मतलब था कि वो किसी का भी नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। लेकिन अगर तुमने लिखा नोबडी एल्सेज, तो एल्स करता है एक्सक्लूड, कि एक उसको छोड़कर बाकी सबके नाम नहीं जानता। तो यहाँ पे जो एल्स आया ना, एल्स आया एक्सक्लूड करने के लिए, तुम्हारा तो जानता है कि मेरा नाम तो जानता है, लेकिन मेरे अलावा बाकी किसी का नाम नहीं जानता। तो एल्स जो है एक्सक्लूजन शो करता है, एक्सक्लूड करने का काम करता है। लेकिन यहां से सवाल बड़े बनते हैं कि इसके साथ कई बार एल्स लगा देता है। अगर इनमें से किसी के साथ भी एल्स लग गया तो ध्यान रखना, एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ना कि इन शब्दों के साथ। अगर ये अकेले आए हैं तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, इनके साथ एल्स आया है तो एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाओ। ये बात ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ नो के नो सेंटेंस क्लियर है कि नहीं है? मुझे लगता है मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की, सारी बातें जाके तुम्हें अब क्लियर हो गई होंगी। जोर तो हमने बहुत लगाए अभी। नेक्स्ट देखो, 10, 11, 12 बड़े शानदार सेंटेंसेस हैं यार, मजा आ जाएगा अभी। He stayed at one of the minister's house. He stayed at the house of one of the ministers. He stayed at one of the houses of the minister. बहुत शानदार। 10, 11, 12 एक बार अटैम्प्ट करना, तुम्हें अपॉस्ट्रोफी पढ़ा दी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस है, पेपर में इस टाइप का थोड़ा मुश्किल, मतलब इस टाइप का इन द सेंस कि तीनों सेंटेंस एक साथ तो मुश्किल ही है कि ऐसा बता दिया, लेकिन तुम इससे कॉन्सेप्ट पकड़ोगे अच्छा, तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है तो तुम्हें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी पेपर में। बढ़िया चीज़ है, एक बार जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ सकता है। देखो अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, मैं इसलिए रुक रहा हूँ। 10 नंबर तो ईजी है, दिक्कत आपको 11, 12 में थोड़ी सी हो सकता है कि क्या मीनिंग चल रहा है क्या नहीं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, कि ही स्टेड वह रुका, कहाँ रुका, एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। बताओ जरा, पहला तो ठीक है, 10 नंबर तो ठीक है मुझे लगता है, या गलत है? दूसरा पढ़ लो चलो, 11 नंबर, ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। देखो बात पता है क्या है, बात यह है कि मिनिस्टर एक है, उसके घर कितने होंगे, कौन से घर पे रुका है, क्या कहना चाह रहे हो, समझ रहे हो? कंफ्यूजन यहीं आएगा। तुम तीनों सेंटेंस पढ़ोगे, तुम्हें देखने में तीनों बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि यार यार तो ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ही स्टेड एट वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, कि वो किसी मिनिस्टर के घर पे रुका ठीक है। अब देखो 11 नंबर देखो, ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। अब एक चीज़ होती है ना कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तुम्हें पता है इस बारे में कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, कि वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है प्लस सिंगुलर वर्ब आती है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। 11 नंबर और 12 नंबर देखो, ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। देखो एट का ऑब्जेक्ट द हाउस हो गया, एट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द हाउस हो गया। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वन, ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट द मिनिस्टर्स। पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है। इसको लिखने का तरीका सबसे बेहतर ये हो सकता है, वह रुका, ही स्टेड एट द हाउस, कहाँ रुका, घर पे रुका, ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, किसी एक मिनिस्टर के, वन ऑफ द मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उनमें से किसी एक मिनिस्टर के घर पे वो रुका, ठीक है ना। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि भाई वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद कहाँ आता है, प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आया, सोच के देखो, ही स्टेड एट, वो रुका, कहाँ रुका, वन ऑफ द हाउसेज, वन ऑफ द हाउसेज ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं ये मीनिंग है ही नहीं। देखो इस वाली लाइन के दो मीनिंग हो सकते हैं, जो सेंटेंस नंबर 10 है ना उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग हो सकता है 11 नंबर, ही स्टेड एट द हाउस, कि वो कहाँ रुका, घर पे रुका, किसके घर पे रुका, ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, की बहुत सारे मिनिस्टर को जानता है लेकिन उन मिनिस्टर में से किसी एक के वो घर पे रुका, समझ रहे हो। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, कि वो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स को वो जानता है, उनमें से किसी एक के घर पे वो रुका, ठीक है साहब। एक मीनिंग तो ये है, और उसका घर कितना था, उसका घर भी एक था, उस इकलौते घर पे वो रुका जाके। 12 नंबर कह रहा है, ही स्टेड एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर,
ही स्टेड एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर, ही स्टेड एट, वो रुका वन ऑफ द हाउसेज। यहाँ पर कहने का मतलब है वन ऑफ जो आया है वो किसके साथ आया, हाउसेज के लिए आया, उसके घर एक से ज़्यादा हैं, हाउस उसके कितने हैं, मोर देन वन है, हाउस मोर देन वन है, लेकिन मिनिस्टर कितना है, मिनिस्टर कितना है, एक ही है। ऊपर वाले सेंटेंस में मिनिस्टर क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में मिनिस्टर कितना है, मोर देन वन है, वो मोर देन वन मिनिस्टर को जानता है और उसका घर कितना, एक है, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 10 बच्चा गलत है, क्योंकि 10 में मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा कि वो कहाँ रुका है। बहुत सारे मिनिस्टर में से किसी एक मिनिस्टर के घर रुका है, या एक मिनिस्टर के बहुत सारे घर में से किसी एक घर पे रुका है। 10 नंबर में कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, लेकिन 10 नंबर को बेहतर तरीके से लिखने का क्या तरीका है, 11 देख लो, 12 देख लो, दोनों ही ठीक है, 11 और 12 दोनों ही ठीक है। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, कि वो घर पे रुका। वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है भाई, देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल प्लूरल नाउन आया, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकल। 11 नंबर में कोई गलती नहीं है, और 11 नंबर मीनिंग रखता है कि वो घर पर रुका बहुत सारे मिनिस्टर में से किसी एक मिनिस्टर के, ठीक है। यहां पर मल्टीपल घरों की बात नहीं हुई है, केवल एक घर है, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उनमें से किसी एक के घर पर रुका। 12 नंबर, ही स्टेड एट वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर एक ही है, एक ही मिनिस्टर को वो जानता है, उसके बहुत सारे घर हैं, उनमें से किसी एक पर वो रुका। 12 नंबर भी ठीक है, कॉन्टेक्स्ट 12 नंबर का भी ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन 10 नंबर में क्लियर नहीं हो रहा, 10 नंबर गलत है ना, 10 नंबर क्या है, 10 नंबर गलत है, 11 और 12 बिल्कुल क्या है, सही है। ये बातें मैं आपको कुछ बता रहा था, ठीक है साहब। इसके अलावा एक बात और है बताने की, कहूँ तो मैं बता दूँ, एक सेकंड को मैं पेज ऐड करता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दो। देखो एक चीज़ पता है क्या, ये सवाल यहाँ से बड़ा बनता है अपोस्ट्रोफी में ना, ये चीज़ मैंने ऐड नहीं करी है, ईच अदर और वन अनदर, ये तुम्हें प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं, अगला चैप्टर प्रोनाउन ही है, और वहाँ तुम पढ़ोगे ईच अदर वन अनदर। देखो ईच अदर आता है 2 के लिए, है ना, और वन अनदर आता है 2 से ज़्यादा के लिए। मैं कहता हूँ वी हेल्प्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे की सहायता करी, मतलब 2 लोग की बात चल रही है। वी हेल्प्ड वन अनदर, हमने एक दूसरे की सहायता करी, मतलब इसका है कि 2 से ज़्यादा लोग हैं, संख्या जो है वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। एक बात ये है, ईच अदर वन अनदर 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर, 2 के लिए ईच अदर, एक बात तो ये रही, ठीक है। इनके केस में खास करके ध्यान रखना, ईच अदर वन अदर के केस में खास करके ध्यान रखना, इनके साथ अपोस्ट्रोफियस लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, इसके साथ अपोस्ट्रोफियस बिल्कुल लग जाता है, कोई समस्या की बात नहीं है। और ध्यान रखना, ये जो ईच अदर वन अदर है, ये केवल ऑब्जेक्ट बनते हैं, केवल क्या बनते हैं, केवल ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल शुद्ध देशी लिख दिया मैंने, तुम्हें समझ में आएगा, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है साहब। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ दे शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, अब देखो रेस्पेक्ट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, दे है। अब दे का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ईच अदर लगा दिया, भाई मुझे क्या दिक्कत है ईच अदर लगाने से, लगाओ ईच अदर, लेकिन बस ये ध्यान रखना ईच अदर के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओ तो ठीक है ना। दे शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, उन्होंने एक दूसरे के व्यूज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल देखो दूसरा, अगर मैं कहूँ फिर से देखो, दे शुड रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब दे का मतलब 1 से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ 2, 1 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, तभी तो मैंने इस तरह प्रयोग सही करा, ईच अदर यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईच अदर देख के मुझे ये बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे ईच अदर देख के ये बात बिल्कुल क्लियर है कि संख्या 2 ही है। यहाँ पर दे का मतलब कितने लोगों से है, 2 से, लेकिन अगर मैंने कहा 2 से ज़्यादा है, मैंने क्या कहा 2 से ज़्यादा है, तो दे शुड रेस्पेक्ट वन अनदर्स व्यूज, दे शुड रेस्पेक्ट वन अनदर्स व्यूज। अब देखो यहाँ पर क्या है, बताओ जरा, वन अनदर्स भी ठीक है भाई, दे शुड रेस्पेक्ट वन अनदर्स, ठीक है, एक दूसरे के व्यूज़ को उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। दे का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 से ज़्यादा, दे का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, वन अदर व्यूज़, ठीक है साहब। एक बात ये ध्यान रखनी है, अच्छा देखो एक तरीका और भी हो सकता है, अगर वो ऐसे लिख दे सेंटेंस को, अगर वो ऐसे लिख दे कि दे शुड रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ, अब देखो द व्यूज के साथ ऑफ आ सकता है, दे शुड रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ वन अनदर्स, तो मैं आपसे कहूँ क्या ये ठीक होगा, ये भी ठीक होगा भाई। वन अनदर्स का मतलब में क्या ही दिक्कत है, दे शुड रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ वन अनदर्स, आपने व्यूज़ को बाद उसमें लिख लिया, पहले लिख लिया, और वन अदर को बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में ऑफ से लगा दिया, लेकिन वन अनदर के साथ अपोस्ट्रोफी लगने में कोई समस्या नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी थी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ गलत माना जाता है, समझ रहे हो? डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ भी क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। तुम्हें कहीं आगे दे रखा था शायद मैंने, एक सेकेंड को। मिसलेनियस में कहीं होगा। अरे बहुत कुछ लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन ना लो तुम। लेकिन डबल अपोस्ट्रोफी थी तो सही है, कहीं यार खो गई, लेकिन वो ये रहा देखो। डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ क्या माना जाता है? डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ अगर एक ही नाउन है गलत माना जाता है। जो डबल अपोस्ट्रोफी है उसका यूज़ गलत माना जाता है, ध्यान रखने की बात है। अब देखो मैं बता देता हूँ डबल अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है। ऐसा नहीं दो अलग अलग नाउन में बात चल रही है भाई, सेम नाउन के साथ अगर एक ही सब्जेक्ट है और उसी के साथ में, जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर, मेरे भाई के दोस्त के पिताजी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, हमारे टीम के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं। मेरे दोस्त के फ्रेंड के फादर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, है ना, हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं, समझ रहे हो? अब तुमने फादर एक नाउन है और उस नाउन से पहले दो अपोस्ट्रोफी लगा दी, एक अपोस्ट्रोफी फ्रेंड, एक अपोस्ट्रोफी ब्रदर के साथ। भाई ये ग्रामेटिकली गलत है सेंटेंस। एक नाउन के साथ अगर तुम दो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते यार, ये ग्रामेटिकली गलत है, इसको ठीक नहीं मान सकते किसी भी कीमत पर। ऐसी सिचुएशन में जो बाद वाला नाउन होता है उसको उठा के शुरू में ले आते हैं और ऑफ लगा देते हैं और कुछ नहीं। द फादर ऑफ माई, अब बाकी ऐसे कैसे? ऐसी सिचुएशन में बहुत ध्यान रखना, करना यही काम है, जो लास्ट वाला नाउन है उसको उठाओ और बीच में क्या लगा दो? ऑफ लगा दो। द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। कि भाई फादर किसके फादर, देखो मीनिंग पूरा सा निकलेगा। द फादर किसके फादर? मेरे भाई के दोस्त के, मेरे भाई के दोस्त के कौन? फादर क्या है? बेस्ट प्लेयर हैं किसके? हमारी टीम के। अब देखो केवल एक बार अपोस्ट्रोफी लगा, केवल एक बार अपोस्ट्रोफी लगा, दो बार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग एक बार और एक बार दो बार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। डबल अपोस्ट्रोफी क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है? तो डबल अपोस्ट्रोफी का यूज गलत मानते हैं, एक बात तो मैं ये बता रहा था। वो मैंने अपोस्ट्रोफी इसलिए बता दी साथ में क्योंकि बताना जरूरी था और मुझे याद था कि मैं सेंटेंस लेके आया हूँ डबल अपोस्ट्रोफी का, है ना? तो ये हो गई कहानी। बाकी नंबर्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। देखो उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। नंबर्स ऑफ नाउन का मतलब होता है कि अगर मैं नंबर्स कह रहा हूँ, नंबर्स का मतलब सिंगुलर प्लूरल, है ना? देखो नंबर्स पता है किस किस के होते हैं? अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, सिंगुलर प्लूरल पता है किस किस का होता है? सिंगुलर प्लूरल नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है और वर्ब का होता है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तीन ही चीज़ें इसमें सिंगुलर प्लूरल होने की क्वालिटी पाई जाती है। जैसे तुम्हारे पास एडजेक्टिव, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, 5 चीज़ें और हैं। इन पांचों में सिंगुलर प्लूरल होने की क्वालिटी नहीं पाई जाती, पता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब में सिंगुलर प्लूरल होने की क्वालिटी नहीं है। सिंगुलर प्लूरल के साथ आते हैं वो चीज़ अलग है कि मीनिंग किसका कैसा रखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तीन ही चीज़ें होती हैं जिनमें नंबर्स की क्वालिटी होती है। नंबर्स मतलब जिनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल होने का गुण पाया जाता है, ठीक है? तो अब हम जैसे नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन का नंबर पढ़ रहे हैं कि नाउन में कौन सिंगुलर, नाउन में कौन प्लूरल, ठीक है? ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको हेडिंग में इसलिए बांटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किस शब्द का कैसे प्लूरल बनेगा ये बड़ा पूछता है पेपर में। तो नंबर्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होने का गुण, ठीक है साहब? नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, वर्ब बन सकती है, तीनों बन सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? फिलहाल हम बात कर रहे हैं नाउन की, नंबर्स ऑफ नाउन की। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो, कुछ नाउन क्या होते हैं, मतलब नाउन जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। अब मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ? मैं आपके सामने जो लेके आया था कि नाउन के प्लूरल जो हैं कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। अब जब तुम कहोगे सर प्लूरल ही क्या है, बॉय का बॉयज़ है, मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है यार, ये तो बहुत आसान है, बॉय का बॉयज़ है, तुम्हें देख के पता चल गया। क्लास का क्लासेज है ना, ज्यूरी का ज्यूरीज है, ठीक है? कमेटी का कमेटीज है, भाई बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन समस्या वहाँ आएगी जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड होने से मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड होने से मतलब जैसे मैंने कहा अटॉर्नी जनरल, मैंने आपसे कहा अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल एक ऐसा शब्द है थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुम्हें, ठीक है? नहीं, क्योंकि दो शब्द हैं, अटॉर्नी का प्लूरल बनाए, जनरल का प्लूरल बनाए, अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल्स, बात ये है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन होता है। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। मुझे लगता है आज की क्लास में हमारा काम हो गया है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये काम करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं ना, 5-7 मिनट है, एक बार पूरा करके चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जब भी सिंगुलर प्लूरल की बात हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है? सिंगुलर प्लूरल में आपको इतना ध्यान रखना है जो मेन वाला पार्ट है ना उसको प्लूरल बनाना है, ठीक है? जब कभी कंफ्यूजिंग ऐसा नाउन आए ना, तो कंफ्यूजिंग अगर नाउन हो तो ध्यान रखना उसमें मेन नाउन का प्लूरल बनाना है, मेन पार्ट को। मेन कौन है देखना पड़ेगा तुम्हें। अटॉर्नी और जनरल सोच के देखो, इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ है, दोनों में से कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है? जनरल इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी इंपॉर्टेंट है? तुम्हें पढ़ने के बाद समझ में आएगा जनरल का तो मीनिंग भी जनरल ही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? अटॉर्नी है, अटॉर्नी इंपॉर्टेंट है। तो अटॉर्नी जनरल का प्लूरल जब बनाया तो अटॉर्नी जनरल बनाया। क्या बनाया? अटॉर्नी जनरल बनाया। एक शब्द है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। अब तुमने यहाँ पर मैनेजर लिखा, जनरल लिखा, अब भाई मैनेजर तो, जनरल तो वैसे भी जनरल ही है, मेन शब्द क्या है? मैनेजर है ना? तो जनरल मैनेजर्स, जनरल
मैनेजर्स। एक शब्द है बुक शॉप, एक शब्द क्या है बुक शॉप। देखो नाउन है शॉप, बुक भी नाउन है, लेकिन नाउन से पहले रखा नाउन एडजेक्टिव बन जाता है ना। तो बुक शॉप का प्लूरल होगा बुक शॉप्स, है ना। मैंने कहा किताबों की दुकान, तो जो मेन शब्द है वो दुकान है, मेन शब्द क्या है दुकान है, और किस दुकान का प्लूरल करोगे तो दुकानें होगा, शॉप का शॉप्स हो जाएगा, ठीक है। ये पासर बाय और लुकर बाय। देखो मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले कि प्रपोजिशन में प्लूरल बनने का गुण नहीं पाया जाता, सिंगुलर प्लूरल का गुण प्रपोजिशन में नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल का गुण प्रपोजिशन में नहीं होता है। तो बाय और ऑन का तो प्लूरल बनेगा नहीं, पासर बाय का पासर्स बाय, लुकर बाय का लुकर्स बाय, लुकर ऑन का लुकर्स ऑन। पासर बाय मतलब होता है राह गुजर, तुम कहीं खड़े हो, तुम्हारे रास्ते में से कोई गुजर के जा रहा है तो पासर बाय, ठीक है। लुकर ऑन मतलब दर्शक जो देख रहे हैं, ठीक है। लुकर ऑन क्या होते हैं, दर्शक होते हैं, नाउन होता है, ध्यान रखना। लुकर ऑन का लुकर्स ऑन, बहुत सारे दर्शक हैं तो लुकर्स ऑन, ठीक है। लुकर का लुकर्स हो जाएगा, पासर का पासर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, अब कोड ऑफ कंडक्ट में जो प्रोमिनेंट शब्द है वो कोड है ना। कोड का कोड्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट्स नहीं, कोड्स ऑफ कंडक्ट। ऑफिसर इंचार्ज, इंचार्ज तो है कि भाई वो इंचार्ज है, लेकिन मेन कौन है, ऑफिसर है, ठीक है डबल। तो ऑफिसर का क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स, ऑफिसर क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स हो जाएगा। सन इन लॉ, फादर इन लॉ। भाई बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर इन लॉ वाला कोई भी शब्द आया है, इन लॉ वाला कोई भी शब्द आया है, तो मैं आपको क्या बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट शब्द देखो। इन लॉ इंपॉर्टेंट है या सन या फादर इंपॉर्टेंट है, भाई सन या फादर इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनका प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा अंदर की तरफ बनाएंगे, अंदर इन द सेंस सन का सन्स, फादर का फादर, सन का सन्स, फादर का फादर्स। लेकिन अगर इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगानी है, अगर इनके साथ क्या लगानी है, अपोस्ट्रोफी लगानी है, तो अपोस्ट्रोफी हमेशा बाहर लगती है। जैसे मैं आपसे कहूँ सन इन लॉ का क्या बनेगा, सन इन लॉस। फादर इन लॉ का अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो कैसे बनेगी, फादर इन लॉस। भाई मैंने भले से यहाँ पे बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले से मैं इसको थोड़ा सेकेंडरी करके बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, प्लूरल बनेगा, ये तो हो गया प्लूरल दोनों। अगर अपोस्ट्रोफी लगानी है, अपोस्ट्रोफी इन लॉ वाले में हमेशा बाहर लगती है। मदर इन लॉ की अपोस्ट्रोफी लगी, मदर इन लॉज, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगी, मदर इन लॉज। लेकिन मदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। हमेशा प्लूरल बनता है, सन का सन्स, फादर का फादर, मदर का मदर्स, ब्रदर का ब्रदर्स। लेकिन अगर इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगानी है तो अपोस्ट्रोफी हमेशा कहाँ लगती है, लास्ट में लगती है। सन इन लॉज, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, फादर इन लॉज, ठीक है, सिस्टर इन लॉज। लॉ का लॉज होगा, ध्यान रखना, इतना ध्यान रखने की बात है, ठीक है साहब। अपोस्ट्रोफी बाहर रखती है और प्लूरल हमेशा सन या फादर के साथ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, अंदर वाले शब्द के साथ एस या एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। कुछ शब्द होते हैं, जैसे आपने फिनोमिना सुना होगा, है ना। तो ये जो है ना, जैसे फिनोमिनन, बैक्टीरियम, मैक्सिमम, इनके प्लूरल बनते हैं। फिनोमिनन, फिनोमिनन का बनता है फिनोमिना, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, मैक्सिमम का मैक्सिमा, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ये कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जो एकदम ऐसी ऐसी लगा के नहीं बन रहे, और ये मैंने लिखे भी इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिनोमिनन है, फिनोमिनन का फिनोमिना आपने करा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया आपने करा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये एक अलग तरीके से, एक स्पेसिफिक तरीके से प्लूरल बन रहा है, जनरल तरीका नहीं बनने का। रेडियस होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा, रेडियस, रेडियस होता है सिंगुलर, रेडियस का प्लूरल बनता है रेडिया है। फोकस का बनता है फोका है, फंगस का बनता है फंगा है, ठीक है। सिलेबस का सिलेबाई हो जाता है, कैक्टस का कैक्टाई हो जाता है। ये ध्यान रखने की चीज़ भाई बहुत आता है। क्राइसिस, है ना, कोई दिक्कत हो गई है, इसको क्राइसिस बोल रहे हैं आप, क्राइसिस सिंगुलर होता है, और ई लगा दोगे तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ध्यान रखना। डेटुम का क्या होता है, डेटा होता है। हालांकि डेटा तो आजकल सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म में यूज हो रहा है, क्योंकि डेटुम शब्द लगभग लुप्त हो चुका है, क्योंकि डेटा का यूज इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि डेटुम लुप्त हो गया। लेकिन पेपर के लिहाज से ध्यान रखना, डेटुम क्या है, सिंगुलर है, डेटा क्या है, प्लूरल है। मैंने कहा मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स, हालांकि इस बारे में बात करेंगे यार, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ तो मैं बता नहीं पाऊंगा इसको, इसके लिए पूरा 2-3 पेपर चाहिए, ठीक है। आ जाओ जरा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए 20 हमारे। मैंने कहा कुछ नाउन प्लूरल बनते हैं। जब अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन से को प्लूरल बनाएंगे, तो कोशिश करना कि इंपॉर्टेंट शब्द चुनो, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, जरूरी कौन है। हालांकि जो कंफ्यूजिंग शब्द हो सकते हैं मैंने आपके सामने ले ही लिए हैं, ठीक है। ये 20-21 शब्द मैं आपके सामने लेके आया था, मैंने सारे ले लिए हैं, बहुत जरूरी है।